नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लीडर्स स्कूल पे। तो देखो, हमने लास्ट टाइम जो भी चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 3, उसको कंप्लीट कर लिया था। उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे, एडिशनल क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो आज हमारा नया चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या है टॉपिक का नाम? दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकाएं। लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकाएं। चैप्टर नंबर 4 है ये आपका। तो सबसे पहले देखिए, हम आज करेंगे, आज के लेक्चर में दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। असमीकाएं हमारा अगला पार्ट रहेगा। इसमें सबसे पहले हम रैखिक समीकरण का बेसिक देखेंगे, उस पर जो भी प्रश्न क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा असमीकाएं। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें हमारे टॉपिक में दे रखा है चर रैखिक समीकरण, ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका है रैखिक समीकरण। तो देखिए, रैखिक समीकरण आप जानते हो किस प्रकार से रैखिक समीकरण को हम लिखते हैं, क्योंकि पोलिनोमियल्स में इसका जिक्र किया था। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और जो भी हमारे पास त्रिघात का समीकरण, चतुर्घात का समीकरण, वो हम समीकरण पढ़ चुके हैं। तो रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। किस प्रकार से इसका फॉर्मेट होता है, देखिए, ax प्लस बी बराबर 0, इस प्रकार से लिखते हैं ना रैखिक समीकरण को। रैखिक का मतलब होता है जो भी हमारे पास चर राशि होती है, यहाँ पे अक्ष क्या है, चर राशि अर्थात वेरिएबल, इसका मान कुछ भी हो सकता है अर्थात बदलता रहता है, एक निश्चित मान नहीं होता है। तो जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं, इसकी हाईएस्ट डिग्री यदि 1 है, कितनी 1, तो वह कहलाती है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में भी कौन सी, एक चर वाली, कौन सी, एक चर वाली रैखिक समीकरण। अब चर का मतलब तो आप समझते हो क्या होता है, कि अर्थात वह नंबर या राशि जिसको मान बदलता रहता है, चर राशि कहलाती है। तो यहाँ पे एक चर का मतलब, देखिए, आपके पास जो भी ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें चर राशि कितनी है, एक है। कौन सी, अक्ष। ए बी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स, क्या है, ए बी रियल नंबर्स। इसी के लिए इसी का नाम हो गया एक चर वाली रैखिक समीकरण। हमको क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी फॉर्मेट इसी तरह रहेगा। किस प्रकार से, देखो, जिसमें क्या आ जाएंगे, दो चर आ जाएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे देखिए अक्ष व वाई क्या है, चर राशि कितनी आ गई। अब इस वाले फॉर्मेट में दो राशियां हैं, चर राशियां, एक तो x है, एक y है। ये दोनों क्या कहलाएंगी, चर राशियां, वेरिएबल्स। ए बी सी क्या है यहाँ पे, ए बी सी, ये आपके हो गए रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याएं। कौन सी, ए बी और सी। दो चर कौन से हैं, x और y। तो ये समीकरण कहलाती है दो चरों वाली रैखिक समीकरण। समझ गए, एक चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी होती है और दो चरों वाली रैखिक समीकरण कौन सी होती है।
हमें ये हमारा चैप्टर का नाम भी है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, वह एस समीकरण। एस समीकरणों का देखो बेसिक हम इसको पूरा जो ये हमारा समीकरण पढ़ने के पश्चात अगला जो टॉपिक रहेगा वो एस समीकरण रहेंगी, वही इसका बेसिक देखेंगे और इसका यूज किस प्रकार से करना है वो वहीं पे आगे देखेंगे। तो आज तो हमें केवल क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण। कौन से, दो चरों वाले। रैखिक समीकरण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण जिसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, एक। देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। जो भी चर राशि, कौन सी, चर राशि। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में चर राशि कौन सी है, आपकी अक्स। इसकी मैक्सिमम डिग्री के कितनी है, इसको ऐसे तो लिखा है ए एक्स प्लस बी। देखो कितनी है मैक्सिमम डिग्री, एक। तो ये क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन। लेकिन इसमें क्या है, चर राशि कितनी है, एक है। तो ये हो गई एक चर वाली लीनियर इक्वेशन, अर्थात वन वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन। नीचे वाली में जो है वह क्या है कि इस प्रकार से लिखा है, देखो मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें चर राशियाँ वेरिएबल्स कितने हैं, दो, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिनका मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इसकी जगह, एक्स और वाई की जगह कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, दो आ गए। तो ये हो गई दो चरों वाली रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है, देखो यहाँ पे भी एक घात है वेरिएबल्स की, यहाँ पे भी एक घात है। तो ये आप तो वेरिएबल्स की बात कर चुके हैं कि कौन सी रैखिक समीकरण होती है, कौन सी द्विघात समीकरण होती है। लास्ट वाला चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण था। द्विघात समीकरण पोलिनोमियल्स का फर्स्ट पार्ट था, द्विघात समीकरण था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड पार्ट है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अर्थात उस टॉपिक से ये पूरा चैप्टर है वो रिलेटेड है। तो इसमें आज हमें क्या करना होगा, रैखिक समीकरण के हल निकालने होंगे, हलों की प्रकृति बतानी होगी कि इसमें मेनली दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने, दो टाइप के। कौन से, सबसे पहला कि जो भी आपके पास रैखिक युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म। देखो ये आप इतना समझ गए ना, इसको एक बार रब करते हैं, विशेष यहां से समझेंगे रैखिक युग्म क्या होता है। देखो मैं बात कर रहा हूं रैखिक समीकरण युग्म की, किसकी, रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, रैखिक समीकरण अर्थात इसमें क्या होंगे, दो इस प्रकार से रैखिक समीकरण होंगे जिनको कहेंगे हम रैखिक समीकरण युग्म। जैसे आपके पास हो गई 2x प्लस 5y बराबर 13, 3x प्लस 2y बराबर 4। ये आपके पास एक रैखिक युग्म आ गया। तो आपको रैखिक युग्म दिया जाएगा, इसके हलों की प्रकृति बतानी होगी, इनके जो भी मूल हैं वो क्या क्या हैं, और इनको आप आलेखीय विधि से, कौन सी विधि से, ग्राफिकल मेथड, अर्थात आप आलेखीय विधि से किस प्रकार से इनको हल करोगे, इनके हल निकालोगे। इस दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और दो टाइप के आपके जो भी एक्सरसाइज है उसमें दे रखे हैं। तो आप रैखिक समीकरण युग्म समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति बताइए और इसे आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो आप समझो कि वहां का रैखिक जो समीकरण युग्म है उसका मतलब क्या है। आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, कौन सी, लीनियर इक्वेशन। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले इसमें एक दो छोटी मोटी बातें हैं वो भी देखिए कि एक आपके पास आएगा संगत, एक पास आपके वर्ड आता है असंगत। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। संगत, देखिए
समीकरण युग्म असंगत रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है, आपके चैप्टर में दिया गया है संगत और असंगत। तो यहाँ पे देखिए संगत का मतलब ये ऐसा होता है कि जो भी आपके पास लीनियर अर्थात रैखिक समीकरण युग्म है उसको यदि आप आलेखीय विधि से हल करो चाहे नॉर्मली मेथड से हल करो, यदि उसका कोई मान आता है या अनेक हल आते हैं, या तो एक क्या आना चाहिए अद्वितीय हल होना चाहिए या क्या आना चाहिए उसके कुछ भी हल आ रहा है ना, तो वो कहलाएगा आपका संगत इक्वेशन संगत रेखीय समीकरण युग्म। और जिसका कोई हल नहीं आ रहा वो कहलाता है आपका असंगत इनकंसिस्टेंट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन। तो आप समझ गए ना संगत और असंगत का मतलब क्या होता है। तो इसमें आपको किस प्रकार से प्रश्न आएगा कि आपके पास इक्वेशन दिया जाएगा, जिस प्रकार से मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। आपके पास एग्जांपल है 2x + 3y = 13। एक एग्जांपल है आपके पास 5x - 2y = 4। यह आपके पास रैखिक समीकरण युग्म है। अब आपको पूछेगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति बताइए, क्या ये संगत है या असंगत है। तो आप संगत और असंगत किस प्रकार से पता लगाओगे, इसके हलों से हमें हल निकालने पड़ेंगे। यदि कोई हल आ रहा है तो वह कहलाएगा संगत, यदि कोई हल नहीं आ रहा है, कोई भी हल नहीं आ रहा तो वह कहलाएगा असंगत। तो अब संगत असंगत तो पता चल गया, लेकिन हल किस प्रकार से निकालेंगे, उसका क्या मेथड है, उसको हम निकालेंगे या तो ग्राफिक्स मेथड से, और यदि आपको सीधे बताना है कि संगत है असंगत है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 3 बातें हैं जो कि आपको, कितनी बातें हैं, 3 बातें जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। कौन सी पहली बात है, यदि देखिए प्रतिच्छेद करते हैं। किस प्रकार से, यदि दोनों रैखिक युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उसका क्या होगा कि अद्वितीय हल आएगा, अर्थात एक मान आएगा, दोनों समीकरण का एक मान आएगा। अब आप मान से समझिए किस प्रकार से कि आपके पास कोई इक्वेशन है 2x + 3y = 5, 3x - 4y = 6। अब हल का मतलब है कि आपके पास x और y का एक ऐसा मान आएगा जो दोनों समीकरण को फॉलो करेगा, अर्थात जो दोनों समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अर्थात जैसे मान लो मेरे पास आ गया x = 1 y = 2, यदि यह इस समीकरण का हल है ना तो आप ऊपर वाले समीकरण में रख लो चाहे नीचे वाले समीकरण में रख लो। x का मान 1 रखोगे, y का मान 2 रखोगे तो 5 आना चाहिए, x का मान 1 रखोगे, y का मान 2 रखोगे तो कितना आना चाहिए, नीचे वाले में 6। लेकिन ये तो मैंने देखो माना है, लेकिन इसमें आता नहीं है, इसके मान 1 और 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। तो ये तो समझ गए ना आपकी हल क्या होते हैं, किस प्रकार से। अब अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल एक हल होगा, अर्थात केवल एक हल। ये किस प्रकार से, देखो आपके पास दो रैखिक युग्म है, पहला लिया मैंने a1x + b1y + c1 = 0, ये तो आपके पास पहला रैखिक समीकरण। दूसरा आपके पास है a2x + b2y + c2 = 0, ये आपके पास एक रैखिक युग्म समीकरण है। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन यही फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन का। दूसरा आपके पास a2x + b2y + c2 = 0। अब आपको क्या करना है, यदि रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो एक हल किस प्रकार से आता है, देखिए
आप ग्राफ किस प्रकार से बनाते हो, इस प्रकार से। हाँ, ग्राफ से याद आया, इसमें एक बात और याद रखना, जो भी आपके पास रैखिक समीकरण होता है ना, लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है, लीनियर। रैखिक समीकरण को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, लाइन, अर्थात एक सीधी रेखा बनेगी। किस प्रकार से, एक सीधी रेखा बनती है, अर्थात जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ किस प्रकार से, एक सीधी रेखा। देखो इस प्रकार से भी हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है, इस प्रकार से भी, अर्थात एक सीधी रेखा बनेगी। कैसी, सीधी रेखा। तो ये आपको हो गया, ये बात याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन का जो भी रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है, एक सीधी रेखा। अब आपके पास यहाँ पे देखो, ये इसको बोलते हैं अपन एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं अपन वाई अक्ष। इतना तो आपने ग्राफ पढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ये आपका होता है सेंटर पॉइंट या मूल बिंदु। इसके निर्देशांक जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0। अब आपके पास एक इक्वेशन जो भी लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ आप मान लो इस प्रकार से आ गया, इस प्रकार से आ गया। इसको मैंने नाम दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब ये रेखाएं एक दूसरी रेखा है a2x b2 प्लस c2 बराबर 0 प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करते हैं। किस प्रकार से, दूसरी आपके पास आ गई ऐसे, ये हो गया आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखो इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये जो आपका पॉइंट आएगा ना, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, अर्थात जैसे मान लो ये आ गया आपका पॉइंट 3 और 4, ये 3 होता है x का मान, 4 होता है y का मान। यही जो आपके पास रैखिक समीकरण युग्म है उसका हल होगा। क्या समझे, जहां पे प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि दो रेखाएं मैक्सिमम या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं या अनंत बिंदु पर या अनेक बिंदु पर। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उसका अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा। किस प्रकार से, ये दो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, इस पॉइंट पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यही इस रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। अर्थात x और y क्या होंगे, रैखिक समीकरण, सॉरी 3 और 4 क्या कहलाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म का हल। समझ गए किस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म का हल का मतलब क्या होता है, हल क्या होते हैं रैखिक समीकरण युग्म में, ग्राफिकल मेथड क्या है, आली के विधि से किस प्रकार से निकालते हैं। आली की विधि का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो आपको ये तो सही करना ही करना है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो किस प्रकार से करना है, ये समझ गए रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, सॉरी रैखिक समीकरण युग्म का हल किस प्रकार से करते हैं। जब दोनों रेखाएं रैखिक युग्म, दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसमें एक शर्त आती है, आप सीधे यहाँ से पता लगा लोगे कि यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, क्या a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, यदि देखो ये क्या है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। यहाँ से देखिए a1 बटा a2, ये a1 b1 क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और c1 बटा c2 ये आपके पास a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, ये बोलते हैं कि दोनों अनुपात बोलते हैं, रेशियो होता है ना।
तो ये दोनों यदि क्या है, आपके के पास कंडीशन है, यदि रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो भी आपके पास इसमें एक कंडीशन निकल कर आएगी, a1/a2 b1/b2, इसको हटा दो, ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। क्या होंगे? a1/a2 बराबर b1/b2, ये जो भी रेशियो आएगा वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं या लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। किस प्रकार से? इस प्रकार से इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो उस रैखिक समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। देखिए आपके पास ये एग्जाम्पल है कोई, 2x + 3y = 5, 3x + 4y ये आपके पास दो इक्वेशन है, रैखिक समीकरण युग्म है। अब आपको किस प्रकार से पता लगाना है कि ये संगत है, संगत अर्थात जो भी है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो आप बताओगे इनके हलों से। हल की प्रकृति किस प्रकार से पता लगाओगे कि ये एक दूसरे को, एक हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है? एक हल है, अनेक हल है, तो वो कहलाता है कंसिस्टेंट, यदि कोई हल नहीं है वो कहलाता है इनकंसिस्टेंट। तो मैं यहाँ से, पहली कंडीशन है कि दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है हमें। कौन सी? ये वाली कंडीशन। यदि ये आ रहा है कि a1/a2 का मान b1/b2 का मान दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, अर्थात अलग अलग आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। यहाँ से देखिए ये क्या है? a1, ये क्या है? a2। अक्ष का गुणांक a1 a2, y का गुणांक यहाँ से ये हो गया b1, ये हो गया b2, ये हो गया c1, ये हो गया c2। अब कई बच्चे समझ में यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि c1 इधर, 5 इधर लाएंगे तो माइनस का, 6 इधर लाएं तो माइनस का, तो c1 कौन सा मान लेगी? -5 या +5? तो आप कोई भी मान लो, लेकिन सेम कंडीशन में लेनी है। किस प्रकार से? सेम। यदि यहाँ पे बराबर पे कोई नंबर है तो इधर भी बराबर पे कोई नंबर लेना है, और यदि 5 को इधर लाते हो तो इसमें भी 6 को इधर लाना पड़ेगा, तभी आपका रेशियो सेम आएगा, नहीं तो अलग अलग आ जाएंगे। जैसे मैंने इधर बराबर लिया 5, इधर बराबर लिया 6, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, ये प्लस का, उधर बराबर में क्या था? प्लस का था, इधर आएगा माइनस का, बराबर 0, ये हो गया -6 बराबर 0। या तो दोनों को इस प्रकार से लिख सकते हो, नहीं पहले तरीके से लिखा था उस प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन दोनों को लिखना सेम तरीके से है, तभी तो c1 और c2 के मान क्या आएंगे? एक जैसे आएंगे। अब देखिए मेरे को क्या निकालना है? ये वाली कंडीशन कब? जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो देखें क्या ये आ रहा है क्या, फॉलो कर रहा है क्या? तो a1/a2 का मान देखो कितना हो गया। a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान 4, ये कितना आ गया? 2 से डिवाइड होता है तो 1/2। a1 a2 का मान कितना आ गया? 1/2। अब b1/b2 का मान कितना आ गया? b1 का मान है 3, b2 का मान है 5, तो ये आपका हो गया b1/b2 कितना आ गया? 3/5। यहाँ से a1/a2 का मान कितना आ रहा है? 1/2। यहाँ से b1/b2 का मान कितना है? 3/5। क्या दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पे भी बराबर नहीं है, यहाँ पर भी बराबर नहीं है, अर्थात जो ये दोनों एक लीनियर इक्वेशन आएगी वो एक दूसरे को किस प्रकार से? इस प्रकार से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही समीकरण का हल कहलाएगा। हल किस प्रकार से ज्ञात करना है वो करेंगे हम आलेखी की विधि से। आलेखी की विधि देखो, इससे ये 3 बातें पढ़नी है। पहली बात ये हो गई, 2 बात पढ़ने के पश्चात आपको आलेखी की विधि बताऊंगा कि आलेखी की विधि से आप हल किस प्रकार से निकालते हो। पहली बात क्या थी? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ लिखना था रैखिक समीकरण युग्म, नहीं, दोनों क्या है? रेखाएं है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब दोनों रेखाएं
दूसरी कंडीशन क्या है? जब दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे के संपाती हैं। अब यहां से आप समझिए संपाती का मतलब क्या होता है। संपाती का मतलब होता है कि जैसे एक इस प्रकार से रेखा ना, तो सेम दूसरी रेखा भी इसके ऊपर से गुजरेगी इस प्रकार से, अर्थात दोनों रेखाएं सेम होंगी, एक के ऊपर दूसरी रेखा, तो वो क्या कहलाती हैं? संपाती रेखाएं। कौन सी? संपाती, या कोलिनर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोलिनर। समझ गए संपाती? तो इस प्रकार से जो रेखाएं होंगी ना, उसके अनेक हल आएंगे। कितने? अनेक हल, कि हम बता नहीं सकते कितने हल है, कितने? अनेक हल। क्या हो गई दूसरी कंडीशन? जब दोनों रेखाएं या दोनों रैखिक समीकरण क्या हो? एक दूसरे के, दोनों रैखिक, आप बोलते हैं रेखाओं भी बोल सकते हैं, रैखिक समीकरण एक दूसरे के संपाती हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से, किस प्रकार से? इस प्रकार से संपाती होंगी। तो इनके लिए एक कंडीशन आती है कि आप किस प्रकार से, आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया जाएगा, उसमें आप किस प्रकार से पता लगाओगे कि ये एक दूसरे के क्या है? कोलिनर है, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ से ऐसी कंडीशन आती है कि जैसे मान लो ये दो आपके पास रैखिक युग्म है, सॉरी रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण, ये आपके पास क्या है? दोनों रैखिक समीकरण। तो इनमें आप कैसा पता लगाओ कि ये एक दूसरे के संपाती हैं कि नहीं? तो यहाँ से देखिए, इनकी एक कंडीशन आती है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। यदि तीनों ये कंडीशन फॉलो करती हैं तो वे एक दूसरे के क्या हैं? कोलिनर। और यदि ये कंडीशन नहीं आ रही है, पहले वाली कंडीशन, अर्थात A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ये कंडीशन आ रही है, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही मान होगा। अब मैंने यहाँ पे बताया कि अनेक हल आएंगे, एक दूसरे के ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो कोलिनर है, तो उसमें अनेक हल किस प्रकार से बनेंगे? देखो आपके पास ये दो रेखाएं हैं, अब कोलिनर का मतलब कि इस पे दूसरी रेखा है। अब देखो प्रतिच्छेद तो बहुत बिंदु पे कर रही है, इस पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, इस पे भी इंटरसेक्ट, इस प्रकार से आप कितने? अनेक हल आ जाएंगे। तो आप पता लगा लोगे कि इसके कितने हल है, एक हल है या अनेक हल है। तो ये आपके पास हो गई दूसरी कंडीशन। कितनी कंडीशन याद रखनी है आपको? तीन। पहली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दूसरी एक दूसरे के कोलिनर अर्थात संपाती हैं। अब यहाँ पे आपके क्या आती है? तीसरी कंडीशन। तो देखिए जब देखो तीसरी कंडीशन है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं अर्थात पैरेलल हैं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि इनकी हल की प्रकृति किस प्रकार से ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं? जैसे मान लो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0।
ये आपके पास रैखिक समीकरण युग्म है। फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है। हमें क्या करना है, एक दूसरे के समांतर है, तो इनकी भी एक तीसरी प्रॉपर्टीज होती है अर्थात कंडीशन होती है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अर्थात इसमें क्या होगा कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 रेशियो तो फॉलो होगा, लेकिन ये बराबर नॉट इक्वल टू होगा C1 बटा C2 के। तो जब क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर रेखाएं किस प्रकार से, अर्थात दोनों के इस प्रकार से चलती हैं। प्रत्येक बिंदु पे दोनों रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पे दोनों जो लाइंस होती हैं, इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है, मिड डिस्टेंस, वो क्या होती है, समान होती है। किसी भी बिंदु पे ले लो, ये भी उतनी रहेगी, ये भी इतनी रहेगी। अर्थात यदि ये डी डिस्टेंस है तो ये भी डी रहेगी। कोई भी पॉइंट ले लो आप इस पे, तो इनके बीच की दूरी क्या रहती है, समान रहती है। तो वो रेखाएं या लाइंस क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। तो तीसरी कंडीशन हो गई A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तब क्या होंगी, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर होंगी तो कोई हल नहीं आएगा। यदि कोई भी रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दो रेखाएं, तभी हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म का हल आएगा, अन्यथा कोई हल नहीं आएगा। पहली कंडीशन में क्या कर रही थी, इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही थी, तब कितना आया था, एक हल। दूसरी कंडीशन में इस प्रकार से एक दूसरे के कोलिनर थी अर्थात संपाती थी, पर बहुत सारे बिंदुओं पर क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट, तब क्या थे, अनेक हल। तीसरी कंडीशन में इस प्रकार से वो दोनों पैरेलल हैं, किसी भी बिंदु पर आपको इंटरसेक्ट करती नजर आ रही है, नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। यदि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो वह क्या कहलाता है, असंगत। क्या कहलाएगा, असंगत, अर्थात इनकंसिस्टेंट कहलाता है। इस प्रकार से आपको संगत और असंगत के बीच फर्क समझ में आ गया कि कौन से संगत होंगे, कौन सी रैखिक समीकरण युग्म असंगत होंगे। जिनका यदि कोई हल आ रहा है, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, वो कहलाता है संगत, और जिसका कोई हल नहीं आ रहा वो कहलाता है असंगत। इसमें बेस्ट क्वेश्चन अर्थात जो भी ग्राफिकल मेथड से हम रूट्स किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।